हे गाइस, क्या हाल चाल है आप सभी का। और एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है हमारी इस क्लास में। दोस्तों, हम लोग एशिया कॉन्टिनेंट पढ़ रहे हैं और बहुत अच्छे से मेरा पूरा प्रयास है कि ये जो कॉन्टिनेंट है थोड़ा सा पेचीदा है, लेकिन इसको बहुत अच्छे से एक सहज तरीके से आप लोगों के सामने मैं रिप्रेजेंट करूं, ताकि जिससे आप लोग को बहुत अच्छे से ये कॉन्टिनेंट तैयार हो पाए। जैसा कि हमने तमाम कॉन्टिनेंटों को पढ़ा, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ लिया था, उत्तरी अमेरिका से स्टार्ट किया, दक्षिण अमेरिका कंप्लीट किया, अफ्रीका कंप्लीट किया, यूरोप कंप्लीट किया, और फिर हम लोगों ने क्या कंप्लीट किया, यूरोप के बाद एशिया हम लोग लगे हुए हैं। इसके बाद हम लोग जीलैंडिया पढ़ेंगे। जीलैंडिया एक नया महाद्वीप ढूंढा गया है, जीलैंडिया। इसकी चर्चा बहुत समय पहले भी हुई थी। जीलैंडिया की यह विश्व का 8वां सबसे बड़ा महाद्वीप कहलाएगा। लेकिन हम लोग जीलैंडिया के बारे में भी पढ़ेंगे कि जीलैंडिया की क्या इंपॉर्टेंस है, कहां पर इसका लोकेशन है, और कैसे इसको ढूंढा गया, और कैसे इसे विश्व का 8वां सबसे बड़ा महाद्वीप का दर्जा दिया गया। तो इसको थोड़ा सा करंट को भी रिलेवेंट करके हम लोग जोड़ लेंगे। दूसरी बात की, जब चाइना वाला पोर्शन हम लोग पढ़ेंगे तो चाइना वाले पोर्शन को पढ़ने के साथ ही साथ हम लोग इसको करंट से भी क्या करेंगे, रिलेट कर लेंगे। जैसे कोविड-19 को लेकर हो गया, या चाइना जो है अपना इस एशियाई कंट्री के सागरीय क्षेत्रों में कहां अपना अधिकार जमा रहा है, इस पर हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे, क्योंकि ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में लगभग कई बार एग्जाम में यहाँ से पूछे जाते हैं। तो इस चीज को भी हमें बहुत बारीकियों से क्या करना होगा, समझना होगा। बहुत अच्छे से इसका प्रयास करके इसको सुव्यवस्थित तरीके से समझना होगा। दोस्तों, आज हमने आप लोगों को बोला था पर्वत पढ़ाने के लिए, लेकिन आज हम पर्वत आपको नहीं पढ़ाएंगे। आज दरअसल पर्वत की मैपिंग बड़ी पेचीदा है, तो उसको किस एक अलग तरीके से रिप्रेजेंट करना होगा मैप पर। तो थोड़ा खूबसूरत चीजों को मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैप पर, क्योंकि मैं तो मैप पर रिप्रेजेंट कर लूंगा, आपको शायद कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी मैप पर रिप्रेजेंट करने के लिए। तो मैं सोच रहा हूँ कि उसको कुछ अलग तरीका अपनाया जाए, जिससे आपको वो पूरा का पूरा पर्वत और पठार का जो खाका है वो बहुत अच्छे से क्या हो जाए, तैयार हो जाए। और इस हफ्ते आपका एशिया कॉन्टिनेंट और जीलैंडिया कॉन्टिनेंट खत्म हो जाएगा। मंडे से हम लोग इंडियन ज्योग्राफी या फिजिकल ज्योग्राफी का पोर्शन उठा के पढ़ना शुरू करेंगे। या मैं सोच रहा हूँ कि अगले जो मंडे आएगा उस मंडे से, क्योंकि इस हफ्ते में एशिया और आपका जीलैंडिया 8वां महाद्वीप समाप्त हो जाएंगे, सब दोनों के दोनों पोर्शन समाप्त हो जाएगा। तो मंडे से सोच रहे हैं कि 4 दिन हम इंडियन ज्योग्राफी चढ़ा दें और 2 दिन आपका हम फिजिकल ज्योग्राफी चला दें, जिससे हमारा दोनों बैलेंस होकर चलता है। और उसके बाद जैसे ये खत्म होगा तुरंत हम लोग किस पर आ जाएंगे, एनवायरमेंट वाले पोर्शन पर हम लोग चले आएंगे। ठीक है, तो चलिए इसको जरा सा देख लेते हैं बहुत अच्छे से कि क्या क्या इसकी है। तो आज हम लोग डेजर्ट पढ़ने वाले हैं, मरुस्थल के बारे में पढ़ने वाले हैं। मरुस्थल के साथ साथ आज हम लोग 2 टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। एक तो हम लोग मरुस्थल को क्लियर करेंगे। किसको क्लियर करेंगे? मरुस्थल। एक तो हम लोग मरुस्थल पढ़ेंगे, और मरुस्थल के साथ साथ दोस्तों एक और बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसे बेसिन कहा जाता है, यानी मैदान कहा जाता है। तो मैदान कहा जाता है, तो हम लोग मरुस्थल और बेसिन दोनों को पढ़ेंगे। मरुस्थल का मतलब क्या होता है? रेतों का मैदान। रेत का मैदान कहा जाता है। किसका? रेत का मैदान कहा जाता है। ठीक, मरुस्थल का मतलब। बेसिन का मतलब क्या होता है? क्योंकि एशिया के बेसिन्स जो हैं वह कई बार पूछे गए हैं, और याद रखिएगा इसके जो सबसे ज्यादा जो बेसिन देखने को मिलते हैं वो कहां देखने को मिलते हैं? चाइना में देखने को मिलते हैं। तो कह सकते हैं कि नदियों के द्वारा निर्मित होते हैं ये। ठीक है, नदियों के द्वारा निर्मित मैदान। ठीक है, निर्मित मैदान को क्या कहते हैं? बेसिन कहा जाता है। तो इन दोनों सेगमेंटों को हम लोग को बहुत अच्छे से क्या करना है, तैयार करना है। ठीक है, क्लास भले ही छोटी होगी, चाहे जो भी होगा, उस बात से आप लोग घबराइएगा नहीं। थोड़ा सा अपने आप में पेशेंस रखा करिए, क्योंकि आप सिविल के स्टूडेंट है। ठीक है, दरअसल मेरी भी इस समय हेल्थ काफी ज्यादा डिस्टर्ब चल रही है, जिस वजह से काफी ज्यादा एफर्ट नहीं कर पा रहा हूँ किसी चीज को। तो जैसे ही रिकवरी होगी मैं तुरंत चीजों पे लग जाऊंगा बहुत अच्छे तरीके से। तो थोड़ा सा आप धैर्य बनाकर रखिएगा। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि ये मेरे लाइफ का सबसे शानदार बैच होगा और सबसे शानदार कंटेंट भी दूंगा, और लगभग मैंने पूरा प्रयास किया। आप लोगों के जितने भी कॉन्टिनेंट आप लोगों ने पढ़ा है, मैं आप लोगों को ओपनली चैलेंज देता हूँ कि आप चले जाओ यूट्यूब की दुनिया में और कहीं भी आप जाकर पढ़ लो। कोई आपको इस तरीके से पढ़ा दे तो फिर आप हमसे आके कहना कि सर आपके पढ़ाने में कमी रह गई। ये मेरी गारंटी है आपसे। ठीक है, मेरे पास हर चीज का तरीका है पढ़ाने का, कैसे क्या करना है, कैसे क्या नहीं करना है, हर चीजों का मेरे पास तरीका है। तो हम लोग सबसे पहले मरुस्थल वाले क्षेत्रों को कंप्लीट करेंगे। मरुस्थल में यहाँ से क्या पढ़ना होगा? मरुस्थल में आपको 2 चीजें, एक तो आपको देश ध्यान देना पड़ेगा, किस देश में कौन सा मरुस्थल है,
और उस मरुस्थल की अगर कोई विशेषता है तो थोड़ा सा उस मरुस्थल की हमें क्या करना पड़ेगा, विशेषता को भी क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, उसकी विशेषता को भी देखना पड़ेगा। शायद मैंने आप लोगों को लैंडलॉक कंट्री नहीं कराया है, ठीक है, तो आज वो भी करा देते हैं। एक पॉइंट और जोड़ लेना, इसमें आज का एक टॉपिक हम लोग पढ़ लेंगे, लैंडलॉक कंट्री भी पढ़ेंगे, लैंडलॉक कंट्री भी पढ़ लेंगे, COUNTR में। बिल्कुल आज हम लोग लैंडलॉक कंट्री भी, शायद ये पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया मुझे याद नहीं आ रहा, मैं तो अगर पढ़ा दूंगा तो मिस्टेक मत होना। लैंडलॉक कंट्री के बारे में भी हम लोग यहाँ से डिस्कशन करेंगे और बहुत अच्छे से इसको पढ़ेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। सबसे पहले हम लोग सऊदी अरब के मरुस्थलों को पढ़ेंगे, ठीक है, सऊदी अरब के मरुस्थलों को। ये सऊदी अरब है, तो यहाँ पर हमें 3 मरुस्थल देखने को मिलते हैं। कितने मरुस्थल, 3 मरुस्थलों का विस्तार पाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर हमें 3 मरुस्थलों का विस्तार पाया जाता है। ये तीनों मरुस्थल काफी इंपॉर्टेंट हो गए, ठीक है। कौन कौन से हमारे पास कौन कौन से मरुस्थल है, याद रखिएगा, ठीक है। सबसे पहला देखा जाए तो कहते हैं सैरियन डेजर्ट कहा जाता है, SAY सैरियन, सैरियन डेजर्ट कहा जाता है, DESERT सैरियन डेजर्ट कहा जाता है। पहला हो गया सऊदी अरब में, ठीक है। दूसरा जो होता है एन नुफ्द होता है, एन नुफ्द, NUF नुफ्द, एन नुफ्द डेजर्ट होता है, DESERT एन नुफ्द डेजर्ट हो जाता है। तीसरा जो देखा जाए, तीसरा कौन सा होता है, तो इसे कहा जाता है रब अल खाली कहा जाता है, रब अल खाली डेजर्ट, रब अल खाली डेजर्ट कहा जाता है। ये 3 डेजर्ट्स जो है हमारे सऊदी अरब में इनका विस्तार देखा जाता है। तीनों का तीनों कहां पर है, तीनों के तीनों जो है सऊदी अरब में इनका विस्तार देखा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। कभी कभी क्रम से भी इनको क्रमिक रूप से लगाने के लिए क्या करता है, पूछ लेता है, इस बात को भी बड़ा ध्यान से आप लोग रखिएगा, ठीक है। चलिए इसमें से थोड़ा सा देखते हैं एन नुफ्द के बारे में कि एन नुफ्द की क्या इंपॉर्टेंस है। बिल्कुल इसकी इंपॉर्टेंस याद रखिएगा, यह एशिया का गर्म मरुस्थल है, ठीक है, याद रखिएगा। एशिया का लिख सकते हैं यहाँ पर कि एशिया का गर्म मरुस्थल है, एशिया का गर्म मरुस्थल है, गर्म मरुस्थल है। ये पॉइंट यहां से क्या कर लीजिएगा दोस्तों, याद कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि एशिया का सबसे गर्म कह ले या गर्म मरुस्थल कह ले, तो आप कहेंगे एन नुफ्द डेजर्ट है जो सऊदी अरब में स्थित है। वहीं अगर पूछा जाए कि रब अल खाली की क्या विशेषता है, तो जी बिल्कुल मैं बताऊंगा। रब अल खाली यह विश्व का सबसे बड़ा बालू निर्मित रेगिस्तान कहा जाता है, यानी बालुओं के द्वारा अगर निर्मित हुआ है तो यही एक निर्मित क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। तो यह विश्व का सबसे बड़ा बालू निर्मित, ठीक है, लिख लेंगे विश्व का सबसे बड़ा, लिख लेंगे। बहुत अच्छा एक क्वेश्चन बनता है यहां से कि विश्व का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा बालू, विश्व का सबसे बड़ा बालू निर्मित मरुभूमि है। क्या है, मरुभूमि है, मरुभूमि है। ये क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, कि विश्व का सबसे बड़ा बालू निर्मित मरुभूमि कौन सा है, तो रब एल खाली डेजर्ट है। और एक बात याद रखिएगा, मानव विहीन क्षेत्र कहा जाता है इसे, क्या कहा जाता है, मानव विहीन क्षेत्र कहा जाता है, मानव विहीन क्षेत्र। यहाँ पर मानव का कोई भी निवास पाया नहीं जाता है। तो ये वाला भी पॉइंट्स आपको याद रखना पड़ेगा, एग्जाम्स में आपके कई बार पूछा जा सकता है। तो इस पॉइंट्स को भी आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला सेशन देखा जाए तो दोस्तों आपको एक बात पता होना चाहिए कि ये वाला जो देश कहलाता है इसे ईरान कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ये ईरान देश है। और ईरान में हमारे 2 मरुस्थलीय क्षेत्र देखने को मिलते हैं, 2 मरुस्थलीय क्षेत्रों का विस्तार पाया जाता है। एक का विस्तार यहाँ पर देखने को मिलता है, कुछ ऐसे कर लिया जाए, और एक का विस्तार कुछ ऐसे यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। 2 डेजर्ट्स जो हैं हमारे ईरान में देखने को मिलते हैं या ईरान में देखे जाते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। 2 डेजर्ट्स आपके मन में होगा, सब बताइए क्या कौन कौन से होते हैं। चलिए बताते हैं आपको। इसे जो कहा जाता है, इसे
इसे दस्त एक काबिर कहा जाता है। क्या कहते हैं? दस्त एक काबिर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दस्त एक काबिर कहा जाता है। और ये वाला जो देखोगे ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसे कहा जाता है दस्त ए लूट कहा जाता है। दस्त ए लूट कहा जाता है। ये पूछा गया है एग्जाम में कि दस्त ए काबिर और दस्त ए लूट कहां पर स्थित है, किस देश से बिलोंग करते हैं? ईरान से बिलोंग करते हैं। किससे बिलोंग करते हैं दोस्तों? ईरान से बिलोंग करते हैं। ठीक है, ये अगर पूछा जाए कि दस्त ए काबिर की क्या क्या बातें हैं तो हम इसको बताएंगे। ये मान लीजिए ईरान में तो स्थित है, आपका पहला पॉइंट क्लियर हो जाएगा कि सर ईरान में तो है, लेकिन ईरान में किस दिशा में है? तो ईरान के उत्तर में। ऐसे भी प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं, तो याद रखिएगा पूछा जाए कहां पर है तो ईरान के उत्तर में इसका विस्तार देखा जाता है। यह बात आप याद कर लीजिएगा। दूसरी विशेषता इसकी क्या हो जाएगी? दूसरी इसकी विशेषता हो जाएगी इसे सॉल्ट डेजर्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रेट सॉल्ट डेजर्ट कहा जाता है। ठीक है, ग्रेट सॉल्ट डेजर्ट के नाम से प्रसिद्ध है। के नाम से प्रसिद्ध है। ये बात याद रखिएगा। एक बहुत प्यारा क्वेश्चन बनता है यहाँ से। ये दोनों पॉइंट आपको किसके लिए? दस्त ए काबिर के लिए क्या करना पड़ेगा? याद करना पड़ेगा। वहीं अगर दस्त ए लूट के बारे में देखा जाए, तो दस्त ए लूट के बारे में देखा जाए तो ये याद रखिएगा कि ये ईरान में तो है ही भाई साहब, ईरान में है, लेकिन ईरान में कहां पर है? तो ईरान में याद रखिएगा उत्तर पूर्व में है। उत्तर पूर्व में विस्तार है इनका। उत्तर पूर्व में क्या है? उत्तर पूर्व में इनका विस्तार देखा जाता है। तो ये दोनों के दोनों सेगमेंट आपको तैयार करना पड़ेगा कि दस्त ए काबिर और दस्त ए लूट, क्योंकि एशिया के एग्जाम एशिया कॉन्टिनेंट से सबसे ज्यादा डेजर्ट में इन्हीं दोनों को पूछा गया है कि कहां पर स्थित है और क्या इनकी विशेषता है। ठीक है, चलिए ईरान के जस्ट ऊपर अगर हम लोग यहां पर आते हैं, ईरान के ऊपर यहां पर, तो यहां भी हमें एक डेजर्ट देखने को मिलता है। ठीक, और एक डेजर्ट हमें यहां भी देखने को मिलता है। इसका अगर नाम पूछा जाए तो इसे कहा जाता है काराकुम डेजर्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काराकुम डेजर्ट कहा जाता है। ठीक है, काराकुम डेजर्ट कहा जाता है। इसे काजिल कुम डेजर्ट कहा जाता है। काजिल कुम डेजर्ट कहा जाता है। यानी ऊपर वाला जो है वो कौन सा है? काराकुम है, और नीचे वाला कौन सा है? आपका काजिल कुम डेजर्ट कहा जाता है। ठीक है, ये वाला कौन सा है? काराकुम डेजर्ट, और ये वाला कौन सा है? काजिल कुम डेजर्ट कहा जाता है। ये है कहां पर? तो याद रखिएगा ये जो आता है ये आता है तुर्कमेनिस्तान में। तुर्कमेनिस्तान कहां आता है गाइस? तुर्कमेनिस्तान में इसका विस्तार देखा जाता है काराकुम डेजर्ट को। क्लियर हो रहा है एक पॉइंट? ठीक है, काराकुम डेजर्ट कहां पाया जाता है? तुर्कमेनिस्तान में पाया जाता है। और काजिल कुम जो है वो होता है उज्बेकिस्तान में। कहां है? उज्बेकिस्तान में इसका विस्तार देखा जाता है। तो कभी भी आपसे पूछा जाए कि काइजल कुम या काराकुम का विस्तार किन देशों में, क्योंकि ऐसे डायरेक्ट प्रश्न बनते हैं तो इस पे ज्यादा दिमाग दौड़ाने की आवश्यकता नहीं है। अगर कभी भी पूछा जाए कि काराकुम डेजर्ट कहां पर है या काइजल कुम डेजर्ट कहां पर है, तो फटाक से बता देना कि काराकुम डेजर्ट तुर्कमेनिस्तान में है और काइजल कुम डेजर्ट कहां है? उज्बेकिस्तान में है। ये चीजें आप तुरंत बता दीजिएगा, बिना लेट के याद रखिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला देखा जाए तो एक मरुस्थल यहां भी आते हैं आपके। एक मरुस्थल इस क्षेत्र में भी आता है। ठीक है, और एक मरुस्थल आपका इन क्षेत्रों में भी यहां पर देखने को मिलता है। ये रहा। ठीक है, और क्या क्या नाम है इस मरुस्थल को? गोबी मरुस्थल कहा जाता है। गोबी मरुस्थल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोबी मरुस्थल कहा जाता है। इसको तकला मकान डेजर्ट कहा जाता है। ये हो गया तकला मकान डेजर्ट हो गया। तकला मकान डेजर्ट हो गया। यानी याद रखिएगा एक हो गया तकला मकान डेजर्ट और एक हो गया गोबी मरुस्थल डेजर्ट। ठीक है, पहले गोबी मरुस्थल पर डिस्कशन कर लेते हैं। गोबी मरुस्थल की अगर आप बात करना चाहेंगे
ये दो देशों में फैला हुआ है, एक चाइना में फैला हुआ है और प्लस मंगोलिया, MAN मंगोलिया, इन दो देशों में इस आपके गोबी मरुस्थल का विस्तार देखने को मिलता है। किसका विस्तार देखने को मिलता है दोस्तों? गोबी मरुस्थल का विस्तार देखने को मिलता है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। गोबी मरुस्थल का आपको विस्तार देखने को मिलता है। वहीं दूसरी बात क्या है, तो यहाँ एशिया का ठंडा मरुस्थल कहा जाता है। कैसा मरुस्थल भैया? एशिया का ठंडा मरुस्थल है। तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट क्या लिख लोगे? ठंडा मरुस्थल का उदाहरण है, ठीक है, ठंडा, ठीक है। कोल्ड डेजर्ट सीधे लिख लो, ज्यादा अच्छा रहेगा, कोल्ड डेजर्ट, DESERT, कोल्ड डेजर्ट। दो क्वेश्चन यहां से बनेगा कि एशिया का सबसे गर्म मरुस्थल कौन सा है, तो एशिया का जो सबसे गर्म मरुस्थल है वो कौन सा? एनडुफ्ट मरुस्थल कहलाता है। पहला क्वेश्चन यहां से बन जाएगा। वहीं अगर पूछा जाए कि एशिया का कोल्ड डेजर्ट के रूप में किसे जाना जाता है, तो एशिया के कोल्ड डेजर्ट के रूप में मंगोलिया डेजर्ट को क्या किया जाता है? जाना जाता है। यहां से एक प्रश्न बनेगा, आपको इसको ध्यान में रखना पड़ेगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद याद रखते हैं टकला मकान को लेकर। टकला मकान को लेकर तो सबसे पहला होगा तो चीन में। कहां पर है भैया? चाइना में इसका विस्तार है। चाइना में कहां पर है? चाइना के उत्तर पूर्व नहीं, उत्तर पश्चिम में एक जगह है जिसका नाम है सिकियांग। सिकियांग, उन्हीं क्षेत्रों में इसका विस्तार पाया जाता है। तो ये आपके कुछ डेजर्ट्स रहे जहां से प्रश्न अक्सर आपके एग्जाम्स में क्या किए जाते हैं गाइस, पूछे जाते हैं। जो सबसे बढ़िया क्वेश्चन बनता है यहां से याद रखिएगा। तो इस इन क्वेश्चनों को भी आपको क्या करना पड़ेगा? इन क्वेश्चनों को भी आपको बहुत अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। तो डेजर्ट के रूप में आपको एक एक लाइन सारी चीजों को यहाँ से यही याद करना होगा कि कौन सा डेजर्ट किस देश से बिलोंग करता है, कहां पर स्थित है। इतने सारी चीजों को अगर आप कवर कर लोगे अच्छे से तो आपके माइंड में मरुस्थल वाला पॉइंट आपके एग्जाम्स में कहीं से छूटेगा नहीं, छूट पाएगा। बात इतना क्लियर हो गया। चलो अब हम लोग थोड़ा सा मैदान के बारे में जान लेते हैं कि कौन सा मैदान कहां पर पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है। चलो तो हम लोग कुछ देख लेते हैं। एक हमें मैदानी क्षेत्र यहाँ देखने को मिलता है, तो एक हम यहाँ कर लेते हैं इसे। एक मैदानी क्षेत्र हमें यहाँ देखने को मिलता है, तो यहाँ हम लोग कर लेंगे, ठीक। अब देखना है कि कौन कौन से मैदानी क्षेत्र कहाँ पर आते हैं। इसे तारिम बेसिन कहा जाता है। तारिम, TARIM, तारिम बेसिन कहा जाता है, BASIN। तारिम बेसिन कहां पर है? तो तारिम बेसिन जो है चाइना में। डायरेक्ट पूछा जाता है कि इस बेसिन का निर्माण कहां पर हुआ है, तो चाइना देश पूछा जाता है। किसके द्वारा हुआ है ये कभी प्रश्न में नहीं पूछा गया है, ठीक है। तारिम बेसिन हो गया। उसके बाद आता है जुगेरियन बेसिन आता है। कौन सा आता है? जुगेरियन बेसिन आता है। हिंदी लिखना पड़ेगा नाम का फिर इसका, तो यहां लिख लेंगे जुगेरियन, जुगेरियन बेसिन कर लेंगे। तो पूछा जाए कि जुगेरियन बेसिन कहां पर है, तो जुगेरियन बेसिन भी कहां पर आता है दोस्तों? चाइना में आता है, याद रखिएगा। उसके बाद दो और देखने को मिलता है, दो और है, ठीक है। एक यहां पर हमें देखने को मिलता है और एक हमें यहां देखने को मिलता है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? इसको सिचुआन बेसिन कहते हैं, SICHUAN, सिचुआन, या इससे ग्रिड बेसिन कहा जाता है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बता देता हूं, सिचुआन या रेड बेसिन, ये जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यही एग्जाम में आपके कई बार पूछा गया है कि सिचुआन या रेड बेसिन कहां पर, किस देश से संबंधित है, तो चाइना देश से संबंधित है, ठीक है, याद रखिएगा। और इसका निर्माण यह मैदान किस नदी के द्वारा निर्मित हुआ है, तो सिकियांग नदी के द्वारा निर्मित है, याद रखिएगा, ठीक है। ये लीजिएगा सिकियांग नदी, सिकियांग नदी के द्वारा, सिकियांग नदी द्वारा निर्मित। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ से दोस्तों, छोड़िएगा मत। सिकियांग नदी द्वारा क्या है? नदी द्वारा निर्मित है यह हमारा बेसिन, ठीक है। उसके बाद आता है कोयदान बेसिन, ठीक है। कोयदान बेसिन आता है। कौन सा आता है भैया? कोयदान बेसिन, QUADAN, कोयदान बेसिन हो गया। ये भी पूछा जाए कि किस देश से बिलोंग करता है, तो याद रखिएगा कोयदान बेसिन चाइना में स्थित है। कहां पर है? चाइना में स्थित है। तो ये आपको कम से कम चारों के चारों जो दिया गया है, जैसे हमने आपको बताया, तारिम बेसिन कहां पर है? चाइना में है। जुगेरियन बेसिन कहां पर है? चाइना में है। कोयलेन बेसिन कहां पर है? चाइना में है। और आपका सिचुआन और रेड बेसिन कहां पर है? चाइना में है। इन बेसिन्स को आपको क्या करना पड़ेगा? ध्यान से इसको लिखना पड़ेगा और अपने कॉपी पर बहुत अच्छे से क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत यहाँ से? चलिए, वेरी गुड।
अब एक होमवर्क है आप लोगों के लिए, उस होमवर्क को आप लोगों को करना होगा। क्या करना होगा, मैंने अभी उसका नाम तो लिया, मैं चाहूं तो बता दूं, लेकिन हम चाहते हैं कि थोड़ा सा आप भी मेहनत करिए। तो आपकी जिम्मेदारी होगी कि आप एशिया का जो है लैंड लॉक कंट्री हमको ढूंढ कर व्हाट्सएप करेंगे। क्या करेंगे, हमें एशिया के लैंड लॉक कंट्री क्या करेंगे, ढूंढ कर, कुछ इधर पाए जाते हैं, कुछ इधर पाए जाते हैं, ये मैं आपको इशारा दे देता हूं। तो आप क्या करेंगे, आपका होमवर्क ये है कि एक तो इसको पूरा कंप्लीट करके याद करेंगे, पहली बात हो गई। दूसरी बात आपके मन में ये है कि आपको लैंड लॉक कंट्री भी क्या करना पड़ेगा, होमवर्क के रूप में आपको खुद ढूंढना पड़ेगा। वैसे कल वाले लेक्चर जब पढ़ाऊंगा तो मैं इसको बताऊंगा ही बताऊंगा, लेकिन आपको ये पूरा लैंड लॉक कंट्री भी आपको पढ़ना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा कि हाँ यार सर ने ये होमवर्क दिया है, हमको करना चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा। दूसरी बात, एक बात कह देना चाहता हूं, जितनी एक्साइटमेंट पहले दिन, दूसरे दिन या 10 दिन 15 दिन लगातार बनी रही थी, उतनी एक्साइटमेंट अभी आप लोगों के देखने को नहीं मिल रहा है। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि दोस्तों एक बार जगिए। ऐसा नहीं कि इस टाइम पर मैं भी बहुत नर्वस चल रहा हूं, मैं भी बहुत ज्यादा परेशान चल रहा हूं कि यार फ्यूचर में क्या होगा, कोचिंग्स खुल नहीं रहे हैं, कैसे काम धाम चलेगा, कैसे चीजें चलेंगी आगे, लाइफ यहीं पर रुक जाएगी कि अगले साल तक सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। ऐसी बात नहीं, मेरे भी जहन में ये सारी बातें आती हैं। ठीक है, और लेकिन फिर भी इन चीजों से उबरना पड़ता है कि नहीं यार अभी पूरी दुनिया काम तो कर रही है ना, हमें भी काम करना चाहिए, देखते हैं क्या होगा। चलो हमारे लिए एक ये समस्या थोड़ी पूरी दुनिया के लिए समस्या बनी पड़ी है। तो आप लोग मेहनत करिए, अपने जहां भी हैं, जहां भी जिस सिचुएशन भी है, अपनी पढ़ाई को सुव्यवस्थित रूप से चलाइए, उसको छोड़िए मत। आप सब लोग से विनम्र निवेदन है मेरा। ठीक है, कल दोस्तों फिर से एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। आप लोग इसका व्हाट्सएप जरूर भेज देना, कोई चीज अगर कहा करो तो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी से पूरा करके हमें व्हाट्सएप पर भेजा करिए। ठीक है, थैंक यू।